बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी अलग अलग जुड़े हुए हैं। देखिए अंजलि, जब हम ये कह रहे हैं कि उम्मीदें इस बजट से ज्यादा हैं, तो इसके पीछे 2019 का वो बजट भी है जिसमें हमने देखा था कि कई बड़े ऐलान किए थे, चाहे वो इनकम टैक्स को लेकर 5 लाख तक की छूट का ऐलान हो, या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है वो बढ़ाकर 50,000 की गई हो, या फिर हमने देखा कि जो किसानों के लिए योजना लेकर आई सरकार, किसान सम्मान निधि, वो भी उसी साल ना सिर्फ जारी की गई थी बल्कि तुरंत उसका पैसा भी पहुंचाया गया था। नीलम, इसीलिए 2019 को देखते ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 2019 जैसा ही कुछ होगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो आम लोगों को, ऐसा कुछ लाना होगा, क्योंकि कई बार बजट लोगों के ऊपर से निकल जाता है, उनको समझ भी नहीं आता। उनको समझ आएगा तो केवल इतना कि उनको डायरेक्ट क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो इस पर क्या जोर दिया जा सकता है? ज़्यादा टेक्नैलिटीज़ होती है जिसकी वजह से आम लोग उसे नहीं समझ पाते हैं, पर फिर भी उन्हें ये उम्मीद रहती है कि सरकार ने उन्हें सीधे तौर पर क्या लाभ दिया है, क्या टैक्स रिजीव में कोई बदलाव किए गए हैं, या जो चीज़ें हैं सस्ती या महंगी कितनी हुई हैं, या उनमें कितने प्रतिशत का टैक्स का बदलाव किया गया है। ये हमेशा आम जनता के मन में रहता भी है। और जब हमने आम जनता से बात भी की तो जो बड़ी बात ये निकल कर आई थी कि वो चाहते हैं कि इनकम टैक्स की जो रिजीम है उसमें बदलाव हो, क्योंकि चुनावी साल है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये ध्यान रहेगा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम जनता को किस तरह से लुभाया जा सकता है। हालांकि नियम ये कहता है कि इतने ज़्यादा बड़े बदलाव भी ना हो जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, पर एक दायरे में रहकर सरकार यही कोशिश में रहेगी कि आम जनता खासतौर पर हर एक वर्ग को साथ कर चलने की कोशिश की जाए। युवा वर्ग को खास तौर पर, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में वोटर्स अगर हम देखें तो युवा हैं इस वक्त पूरे ही देश में, और मध्य प्रदेश विधानसभा, ये तीनों ही राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं उसमें भी ये देखा गया था कि युवाओं ने और दूसरी बात महिलाओं ने काफी ज्यादा असर चुनाव में डाला था। तो ऐसे में केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि महिलाओं को और युवाओं को जो है सौगातें दी जाए। रोजगार के लिए हो सकता है कि कुछ बड़े यहाँ पर हम सरकार की तरफ से कदम उठाते हुए देखे जा सकते हैं, जिस तरह से स्टार्टअप्स की बात की जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, या इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि इन क्षेत्र में जो है सरकार कोई बड़े कदम उठाते हुए हमें नजर आए। इसके साथ ही साथ जिस तरह से बात की जा रही है किसानों को राहत देने की, तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस टर्म में ही हमने देखा था कि किसानों की नाराजगी काफी ज्यादा रही थी शुरुआती दौर में जब बिल आया था। तो ऐसे में किसानों को साधने की भी कोशिश की जाएगी। यहाँ पर क्या माना जा रहा है कि किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 तक किया जा सकता है, और ये भी कहा जा रहा है कि आयुष्मान योजना की जो राशि है उससे दुगनी किया जाएगा। यानी कि न सिर्फ मिडिल वर्ग की बात यहाँ पर हो रही है बल्कि गरीब वर्ग को भी ध्यान में रखने की बात की जा रही है, क्योंकि आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो गरीब तबके के लोगों को मिल रहा है, और एक ये बड़ी योजना है जो काफी सफल भी मानी जाती रही है अब तक। ये कहा जा रहा है कि 5 लाख से बढ़ाकर इसकी राशि को करीब 8 से लेकर 10 लाख तक का किया जाएगा। यानी कि हेल्थ सेक्टर में भी जो है कई बदलाव यहाँ पर सरकार करते हुए हमें नजर आ सकती है। तो ये जो कुछ है बातें कि यहाँ बदलाव हो सकते हैं। हालांकि जब वित्त मंत्री बजट पेश करेगी तो ये देखने वाली बात होगी कि किन किन वर्गों को सौगातें मिली हैं, क्या चेहरे खिले हैं या मायूसी छाई है। तो ये तो जब बजट आएगा तब देखने को मिलेगा, पर उम्मीदें हर एक वर्ग को है, खासतौर पर मिडिल वर्ग जो कि टैक्स पेयर्स है, देश का सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में आते हैं, वो हमेशा यही उम्मीद लगा के बैठते हैं कि चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो उन्हें उसमें राहत मिले। और केंद्र सरकार के बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें इसी बात को लेकर के होती है। बिल्कुल बिल्कुल नीलम, लेकिन जैन जी हम ये भी देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी बढ़े बजट के जरिए, इस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। लेकिन जैसे नए क्षेत्र हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस क्या इनमें भी किसी तरीके का बदलाव किया जा सकता है या फिर कुछ सौगात दी जा सकती है ताकि आने वाले समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो बढ़ सके? देखिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इससे काम में तो बहुत सुविधा हो जाएगी, परंतु ये मैन पावर को खत्म करेगा। मतलब जहाँ पे 100 लोग काम करते थे वहाँ एक मशीन, एक एआई की कोई एक इक्विपमेंट से काम हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि ये इसका जो रोजगार पे असर होने वाला है उसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने जो ये कहा था कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, तो किसान तो फोकस रहेगा ही इसमें, क्योंकि अब की वो सब विरोधी दल पूछेंगे कि भाई वो किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं, तो सम्मान निधि तो बढ़ाना होगा, मुझे लगता है ये। तीसरा, जो काले धन के बारे में इन्होंने कहा था कि हम काले धन को खत्म करेंगे, तो उसके लिए आधार से प्रॉपर्टी को लिंक करने की बात बहुत दिन से उठ रही है कि ये जो बेनामी संपत्तियां लोगों ने अपने काले धन से बना ली हैं, तो ये संपत्ति कम से कम राजसात की जा सके, तो आधार से लिंक कर दिया जाए यदि ये जो रियल एस्टेट को, तो मुझे लगता है कि ये काला धन जो रियल एस्टेट के फॉर्म में अभी पूरा फैला हुआ है, तो ये उजागर होगा और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भी कहलाएगा। तो बेरोजगारों के बारे में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी नया जो वोटर है वो तो सब रोजगार के चक्कर में है, और रोजगार ये वाला भी नहीं कि दैनिक वेतन भोगी, उनको तो सबको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। तो ये स्थिति है, तो कैसे रोजगार बढ़े, ये एक बड़ी भारी चुनौती है सरकार के सामने। और हालांकि राज्य सरकारों के ऊपर भी इसकी काफी जिम्मेदारी होती है, पर केंद्र सरकार का काफी इसमें योगदान हो सकता है। तो रोजगार बढ़े और किसानों का थोड़ा सा आय बढ़े, काला धन खत्म हो, ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है सरकार के सामने अभी वित्त मंत्री के सामने ये चुनौतियां हैं। विनोद, अगर आपके साथ वहां पर कुछ लोग मौजूद हों, उनसे अगर बातचीत हो सकती है, या फिर जो अभी तक आपने बातचीत की है उसका मिला जुला किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला आपको? देखिए लोकेंद्र, मैं बता दूं कि युवाओं से जब मेरी बात हुई थी तो युवाओं का ये कहना था कि सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम तो कर रही है, लेकिन पूरी जो जागरूकता होती है उसमें युवाओं को जानकारी नहीं मिल पा रही है। MLB कॉलेज में हम गए थे तो वहाँ तमाम छात्रों के, अलग अलग क्लास के जो छात्र थे, उनका ये कहना था कि सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की बात कही, लेकिन स्किल डेवलपमेंट एक वर्ग विशेष के छात्रों को ज्यादा उसका लाभ मिला, लेकिन उसमें भी ऐसे लाभ होते हैं जो कुछ समय तक तो वो नौकरी करते हैं, उसके बाद वो वहां से हट जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। तो वो भी एक तरह से भविष्य का एक कह सकते हैं कि स्थायी रोजगार नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, अगर स्वरोजगार लोग शुरू कर देते हैं तो 1-2 साल संघर्ष करने के बाद वो जरूर उसमें स्थायित्व देखने को मिलता है। तो युवाओं की जो सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि आप जो भी योजना चला रहे हैं उस योजना की कंप्लीट जानकारी युवाओं को कॉलेज स्तर पर पहुंचे, वहां कैंप लगा के उनको समय समय पर उसकी जानकारी साल में 2-3 बार दी जाए, और उसका एक अलग से बजट अलॉट होना चाहिए। किसानों की ये मांग थी कि किसान सम्मान निधि जो सरकार दे रही है उसका बहुत ज्यादा साल भर उनको फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरा के पूरा सम्मान निधि उनकी घर के खर्चों में चली जाती है। किसानों की मांग थी कि सरकार कुछ ऐसा करे जिसमें जो खाद है उसमें रेट में कमी आ जाए, डीजल की रेट में कमी आ जाए, जो बीज वितरण प्रणाली है उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। खाद के लिए किसानों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, छोटे छोटे केंद्र उनके नजदीक खोले जाएं, ये किसानों की मांग थी। तो मुझे लगता है कि सरकार का जो फोकस है वो किसानों पे भी रहने वाला है। और युवा, देखिए भारत एक युवाओं का देश है, सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती, ये बात सही है, हर किसी को सरकारी नौकरी के ऑफर और अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, लेकिन स्वरोजगार के लिए सरकार एक बड़ी रणनीति बना सकती है, जिसका एक पार्ट स्किल डेवलपमेंट भी था। ऐसे में इसे और कैसे मजबूत बनाया जाए, इसमें और कैसे क्षेत्र शामिल किए जाएं जो युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे, सरकार हो सकता है इस पर भी काम करे। SK मिश्रा जी, आपने एक वर्ड कहा था सब ब्रेक से पहले कि सरकार कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या ये समझा जाए कि बीजेपी को ये आभास है कि वो रिपीट कर सकते हैं, और अगर उसके जहन में ये चीज होगी तो फिर क्या कुछ रोड मैप इसी तरह का होगा कि कोई ऐसी योजना ना हो जो गले की फांस बन जाए आगे जाकर, और उसको आर्थिक स्थिति में लागू कर पाना बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि कई बार उसको शुरू कर देना बड़ा आसान होता है लेकिन आगे ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या उस चीज को ध्यान रखेगी, और अगर ये कॉन्फिडेंस है कि हम रिपीट कर सकते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा कुछ लोक लुभावन से सरकार बच सकती है क्या? ऑडियो मिल पा रहा है SK मिश्रा जी आपको? ऑडियो लगता है नहीं जा रहा है। जैन जी, आपके पास मैं आऊंगी।
क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जो विनोद ने भी कहा कि रोजगार के क्षेत्र में कदम उठाया जा सकता है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं रिसेशन का दौर है, तमाम ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर नोटिस पीरियड देकर लोगों को निकाल दिया जाता है। युवा इससे खास तौर पर गुजर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन रिसेशन के इस दौर में कैसे साधा जाएगा इस बजट के जरिए युवाओं को? देखिए, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लोगों को उनको स्किल डेवलपमेंट हो, पर स्किल डेवलपमेंट हो करके जब वो अपने धंधे में जाते हैं तो उनको मार्केट भी इंश्योर होना चाहिए। तो वो मार्केट यदि नहीं रहता तो वो चीज तो उत्पादन कर लेते हैं पर उसके लिए बाजार नहीं होता और वो ठप हो जाता है। कितने इंडस्ट्रियल एरिया में आप पूरे मध्य प्रदेश के सब शहरों में देख लीजिए, जो उद्योग लगे थे आधे से ज्यादा उद्योग सब बंद हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट अब उनका खत्म हो गया है और बाहर का विदेश का माल सस्ते में आ जाता है और यहाँ पे उनका सामान बिक नहीं पाता है। तो ये इसको कैसे देखा जाए, लोगों को एंटरप्रेन्योर तो बन जाएंगे, वो चीजों को उत्पादन भी कर लेंगे, पर उसके लिए यदि बाजार नहीं है तो फिर तो वो कितने दिन टिक पाएंगे, वो नहीं टिक पाते हैं। तो ये इसको ध्यान में देना पड़ेगा। और फूड इंडस्ट्री जो है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसान का जो पूरा उत्पादन है उसका वैल्यू एडिशन भी वो कर सके और उसके बाद उसको बाजार में सीधा बेच सके, तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सब चीजें हैं और इसमें काफी काम करने की भी जरूरत है और ये चुनौतियां वित्त मंत्री के सामने रहती हैं हर समय। और जीडीपी केवल बढ़ाना ही एक सबसे बड़ा यदि आपका लक्ष्य है तब तो वो लोगों के जीवन स्तर उससे बेहतर बनेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो जीडीपी के साथ साथ इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। सर आप बने रहिएगा, देखिए कुछ आंकड़े भी हैं और कुछ डेटा भी है, उसको भी हम जनता के साथ यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। देखिए बजट से क्योंकि उम्मीदें रहती हैं और कम आय वालों पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है, ऐसी उम्मीद हर बार रहती है। क्या इस बार ये पूरी हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बजट से उम्मीदें हैं जो हम इस वक्त जनता के सामने रख रहे हैं। और इसके बाद महिला उद्यमियों को टैक्स में छूट मिल सकती है। बिल्कुल, टैक्स छूट की सीमा देखिए 8 लाख होने की भी पूरी उम्मीद है, महिलाओं को साधा जा सकता है। और टैक्स छूट की जो सीमा है 8 लाख होने की उम्मीद है। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम को जारी रखा जा सकता है, एमएसएमई को टैक्स में राहत दी जा सकती है और देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम को भी जारी रखा जा सकता है रुकेंद्र। और एमएसएमई क्योंकि इसे देश की बैकबोन कहा जाता है, तो यहां भी कुछ राहत देने की कोशिश की जा सकती है ताकि ये सेक्टर और ज्यादा बूस्ट हो सके। महिलाओं के लिए जिसका इंतजार हो रहा है कि एक महिला वित्त मंत्री हैं, क्या कोई खास ऐलान यहां पर होगा महिलाओं के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। और किफायती दरों में घर ब्याज दरों में कमी संभव नजर आती है फिलहाल, ये उम्मीदें हैं। हालांकि मैं ये साफ कर दूं, आत्मनिर्भर भारत योजना से भी खासा उम्मीद है। कैसे भारत को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, इससे भी, इस योजना से भी खासा उम्मीद है। रोजगार को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। युवा वर्ग चूंकि उम्मीद लगाकर बैठा है कि रोजगार को लेकर क्या इस बार सरकार लेकर आएगी। और इसके बाद जिस पर हम नजर बनाए हुए हैं, क्या पीएम किसान सम्मान निधि इसकी राशि बढ़ेगी? लग ऐसा रहा है कि इसको कुछ ना कुछ तो बढ़ाया जाएगा। 8,000 की भी खबर है, 9,000 भी हो सकती है, या सरकार इसको सीधे 12,000 भी कर सकती है। देखना होगा कि इसमें कितनी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ये वही योजना है जो 2019 में आई थी जब होने वाला था चुनाव, और 2019 का उससे ठीक पहले इस योजना को लागू किया गया था। किसानों की जो उम्मीदें हैं, किसान सम्मान निधि जो अभी हमने जिक्र किया, वो राहत क्या बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। किसानों को भी बहुत सारी उम्मीदें, 6,000 से बढ़ाकर इसे 8,000 किया जा सकता है। फिलहाल ये खबरें हैं और बजट से किसान भी हर बार बड़ी उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि उन्हें भी कुछ मिले, और महिला किसानों के लिए दोगुनी हो सकती है सम्मान निधि। ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि हो सकता है कि जो महिला किसान हैं
उनकी राशि बढ़ा दी जाए। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है अंजलि वो भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो किसानों को पूरी तरीके से साधा जाएगा। लोन की ब्याज दर में राहत की उम्मीद है। जो लोन की ब्याज दरें हैं उसमें भी राहत दी जा सकती है। डीजल के दामों में कमी होने की आस है। डीजल के जो दाम हैं वो कम होंगे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती हुई नजर आएगी किसानों को खास तौर पर। तो लगातार ये उम्मीद लगाकर हर वर्ग बैठा हुआ है और पर खास दुनिया तौर पर कायम है अंजलि, ये कहा जाता है, और 11 बजे तक तो कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एस.के. मिश्रा जी, अगर आपको ऑडियो पहुंच पा रही है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जब कहा कि ये सरकार कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या ये समझा जाए कि ये रिपीट हो सकती है सरकार आगे? तो उस लिहाज से क्या कोई ऐसा ऐलान करने से सरकार बच सकती है जो आने वाले समय में थोड़ा मुश्किल हो उसको लॉन्ग टर्म में इंप्लीमेंट करना? नहीं, हमारे कॉन्फिडेंट का कहने का मतलब ये था, वो राजनीतिक उसका मतलब नहीं था। सरकार ने जो ये 5 साल से पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है कि एक तो ग्रोथ रेट का, कि दुनिया की जो सबसे जो बड़ी और अर्थव्यवस्था है, तेज से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अभी आंकड़े आए हैं IMF के, RBI के, वो 7 के ऊपर ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं। जो फिजिकल कंसोलिडेशन के रास्ते पे जा रही, कि हमको 2026 तक हमको हमारा जो सकल राजकोषीय घाटा 4.5% पर रखना है, 27 तक 4% पर ले आना है, और जो 3% जो वित्तीय अनुशासन का दायरा रहता है उसकी ओर सरकार को बढ़ना है। तो सरकार उस रास्ते पर जो उसके जो माइक्रो ऑब्जेक्टिव है उस पर लगातार 5 साल से बढ़ रही है। आप देखिएगा, इनकम टैक्स में बार बार सुधार की बात होती है, और अब निम्न मध्य वर्ग को फायदा भी देना चाहिए। आज के 10 साल पहले केवल 3.25 करोड़ लोग इनकम टैक्स का ITR फाइल करते थे। अब आप कल प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट के उद्बोधन में ही था कि 8.25 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया है। GST का कलेक्शन आप देख रहे हैं कि वो करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग GST अब भर रहे हैं। और अभी पिछले 12-14 महीनों का देखें तो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर हर महीने GST का कलेक्शन जा रहा है। तो सरकार का जो 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 फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल मजबूत चल रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी सरकार को ये लग रहा है कि वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है। तो वो उसको लग रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कल ही कहा था कि भाई पत्रकार वार्ता में कि हम अगला बजट जब ले आएंगे चुनाव के बाद पेश करेंगे। तो ये सरकार के आत्मविश्वास को ही दिखा रहा है, और आत्मविश्वास को जो दिखा रहा है, चूंकि युवा वर्ग पर सरकार का भरोसा है। जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, सरकार ने उसमें ये रखा है, उसका मकसद ये है कि हमको एजुकेशन पे 6% अपना टोटल एक्सपेंडिचर GDP का करना है। आज धीरे धीरे उधर बढ़ रहे हैं, हम अभी 3 के करीब पहुंच रहे हैं। हेल्थ पर सरकार जोर दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो आप अभी आप और उसके पूर्व वक्ता भी बोल रहे हैं कि महिलाओं पर सरकार का विशेष रूप से फोकस है, वो राजनीतिक रूप से भी ठीक है और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी ठीक है। किसानों के ऊपर सरकार का मकसद हो सकता है, वो राजनीतिक रूप से भी ठीक है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक है। तो सरकार इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा भेद नहीं कर, उसमें बहुत ज्यादा अंतर आप इस रूप में मत समझे कि केवल राजनीतिक रूप से ही किया जा रहा है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर का वो है, ये वो रेवड़ी का जो कल्चर है उसके खिलाफ है। लेकिन सामाजिक जो वेलफेयर का एक्सपेंडिचर होता है, और जो रेवड़ी बांटने का फ्रीबी का एक्सपेंडिचर होता है, दोनों के बीच भेद करना कठिन होता है। कई बार अगर हम गरीब तबके के लिए, कमजोर तबके के लिए सरकार को प्रावधान, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, अगर उसको हम रेवड़ी के रूप में लेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर चुनाव के मकसद से केवल करेंगे तो वो, और ये सरकार जो है वो रेवड़ी के उसमें नहीं है, लेकिन वो पॉइंट पहचान रही, वो सेक्शन पहचान रही है जहां पर उनको जोर देना है, जो उनके राजनीतिक हित में भी मददगार होगा, और साथ ही साथ वो देश के अर्थव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इसलिए सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल नीलम, लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि कोविड के बाद हमने देखा है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हुए, लोगों का घर लेने का जो सपना रहता है वो भी कई बार पूरा नहीं हो पाता है। महंगी कार हो गई, अब घर खर्च जो है वो लगातार बढ़ गया है। अब ऐसे में GDP ग्रोथ का एक टारगेट तो सरकार का है ही, और साथ ही महंगाई को भी कंट्रोल करना है, ये भी सरकार का टारगेट है इस चुनावी वर्ष में।
जी बिल्कुल, देखिए जीडीपी ग्रोथ को लेकर के सरकार खासी ज़्यादा जो है फोकस भी है। और जब अभी कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे आया था जिसमें ये बताया गया था कि अगर अनुमान के मुताबिक ग्रोथ इसी तरह से रही तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो $7 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की हो सकती है अगर अनुमानित रहा। और इसी के लिए जो है तमाम तरह के कदम आने वाले दिनों में सरकार जो है उठाएगी, क्योंकि इकोनॉमी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना कोविड के बाद से शुरू हो चुका है। क्योंकि कोविड के वक्त हमने देखा था कि काफी ज्यादा नुकसान जो है हुआ था, कर्जा बढ़ गया था, सरकार के ऊपर भी कर्जा बढ़ा था, साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर भी जो है अच्छा खासा कर्जा बढ़ गया था। तो ऐसे में अगर किसी राज्य पर कर्जा बढ़ता है तो उसका असर केंद्र पर भी जो है देखने को मिलता है। तो जाहिर तौर पर लोगों को खासी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि घरों के जो दाम है या फिर कहना चाहिए जो प्लॉट के दाम है या फिर घर बनाने से रिलेटेड जितनी भी तमाम तरह की जो चीजें हमें लगती हैं उनमें जो है उनकी जो दरें हैं वो आए दिन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आम जनता या फिर कहना चाहिए एक आम व्यक्ति का यही सपना होता है जिंदगी में कि उसका अपना खुद का एक घर हो। पर बीते अगर हम देखा जाए आंकड़े खुद ये कहते हैं कि घर या फिर खरीदारी जो आम जनता करती थी घरों की या इस तरह के इन्वेस्टमेंट की, उनमें थोड़ी सी जो है कमी देखने को मिली है। तो जाहिर तौर पर अगर सरकार इस तरफ कदम उठाती है और थोड़ी बहुत राहत देती है तो इससे जो है आम आदमी खर्चा ज्यादा कर पाएगा। और अगर वो खर्चा ज्यादा कर पाएगा तो जाहिर तौर पर इससे जीडीपी ग्रोथ जो है बढ़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि जब खर्चा आम आदमी करता है अपने हिसाब से या थोड़ा ज्यादा खर्चा करता है तो उसका असर जो है देश की जीडीपी पे बढ़ता है, क्योंकि देश के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पैसा जाता है। तो जाहिर तौर पर अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ को उस अनुमानित दर के हिसाब से आगे बढ़ाना है तो सरकार को इस ओर कदम भी उठाना पड़ेगा। जी ठीक, जयंत वर्मा जी, अब क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर कुछ देखें तो मध्य प्रदेश के लिहाज से कुछ उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से आप? यहाँ पे केंद्रीय बजट है। मध्य प्रदेश में तो एक ये था कि लाडली बहना योजना आई थी जिसके कारण की सरकार रिपीट हुई, ऐसा आम धारणा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं स्वीकार करती। तो उसके लिए पैसा बहुत कम था और कई योजनाएं अभी सस्पेंड कर दी गई हैं मध्य प्रदेश में, शिक्षा विभाग की और कई। और केंद्र सरकार से उधार लेके उस योजना को लागू रखे हैं। और जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है उसने भी अभी लाडली बहना की एक किस्त उनके अकाउंट में अभी डाली है। तो 1,30,00,000 लोगों को 1,250 रुपए हर माह देना, ये बहुत बड़ी एक लायबिलिटी है। तो ये रेवड़ी के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। पर केंद्र सरकार तो इसके खिलाफ है कि इससे कर्ज बढ़ रहा है, आपकी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है और दूसरे बहुत से इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट के काम है वो भी रुक जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को अभी तो मुझे लगता है कि अभी कर्ज देना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि कर्ज लेके ही ये पूरी लाडली बहना योजना को लागू रखेंगे। ठीक, अब देखना ये देखिए समय धीरे धीरे घट रहा है। 1 घंटे का समय बचा है। जयंत वर्मा जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। विनोद आपका भी और नीलम आपका भी। एसके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।